हेलो एवरीवन, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड के जो मॉडल पेपर की बात की जा रही थी वो आ चुका है, और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि सक्सेस कर्व पे सॉल्यूशन सबसे पहले अवेलेबल है, और साथ ही जो हमारा वेबसाइट है digitalbiharboard.in उस पे भी आपको सारे सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें आपको पता है कि मॉडल पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके प्रारूप के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं तीनों विषय मिला के, यानी कि साइंस में जो जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी आता है उसमें से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए, ठीक है। जो कि फाइनल एग्जाम आप जब देंगे तो उसमें 40 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे प्रत्येक विषय से 10 सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे गए हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 है, ठीक। तो ये आपको सारा प्रारूप जो है वो हमने बता दिया, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भौतिकी का जो मॉडल पेपर है उसमें भौतिकी के कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न से, ठीक। तो भौतिकी में जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम सबसे पहले बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न में जो पहला प्रश्न है भौतिकी में वो ये है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखें। तो आपको पता होगा, अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा, लगातार देख रहे होंगे, हमारे चैनल से जुड़े होंगे, तो हमने वहां भी बताया था जब ऑब्जेक्टिव में यही प्रश्न पूछ लिए गए थे कि कितने नियम होते हैं, 2 3 4 ऐसे करके दिए हुए थे। तो साथ ही हमने नियम जो भी थे वो भी बता दिए थे आपको। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिख दीजिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। बहुत अच्छे से लिखिएगा क्योंकि समय भरपूर होता है, और जितने अच्छे से आप लिखेंगे उतने ही बढ़िया आप स्कोर करेंगे, ठीक है। तो 2 नियम होते हैं, आप लिख दीजिएगा, निम्नलिखित है करके पहला नियम लिख दीजिएगा कि आपतित किरण, ठीक है। पहला तो आपको ये याद रखना है कि एक ही समान, यानी कि एक समान तल में वो सभी किरणें होती हैं। आपतित किरण हो गई, अभिलंब किरण हो गई, ठीक है, अभिलंब किरण, और एक होती है अपवर्तित किरण। ये सब एक समान तल में होते हैं, यानी कि एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये है कि म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। अपवर्तनांक निकालने का, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए जो हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं, इसी जो नियम है अपवर्तन के यहीं से आता है, और ये दिए थे साइंटिस्ट स्नेल्स, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। तो यही 2 नियम है, ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है इसमें एक न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न पूछा गया, ठीक है, जहां पे आपको जल और सीसा दोनों का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आपका जल का अपवर्तनांक हो गया 4/3 और शीशे का अपवर्तनांक हो गया 3/2। वहां से आपको प्रत्येक की गति निकालनी है, यानी कि वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए, जो हमने दूसरा नियम पढ़ा स्नेल्स लॉ, एकदम उसी का एप्लीकेशन है ये न्यूमेरिकल जो पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले कि आप ये लिख लें कि दिया क्या क्या हुआ है, तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है म्यू ग्लास, यानी कि जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं, 3/2, और म्यू वाटर दिया है 4/3, ठीक है। अब बस आपको याद रखना है कि अपवर्तनांक का जो ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन बी, बस यही तो आपको करना है। और यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, आपको ये निकालना है, और सी तो आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको पता है। अब आपको निकालने हैं जो मीडियम है उनकी वेलोसिटी, तो ये कर दीजिए आप, म्यू ग्लास यहाँ लिख दीजिए, तो सी अपॉन भी ग्लास। तो यहाँ से आप आसानी से देख रहे होंगे कि भी ग्लास आप निकाल लेंगे कैसे, सी अपॉन म्यू ग्लास करके, ठीक है। तो सी आपको पता है 3 × 10⁸ अपॉन म्यू दिया हुआ है, म्यू ग्लास कितना है 3/2, तो ये 3/2 जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी ग्लास यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास। तो ठीक ऐसे ही सेम हूबहू यही सब नियम लगा के आप यहाँ आ जाइए म्यू वाटर की जगह पे, तो यहाँ पे भी वाटर क्या हो जाएगा, सी अपॉन
म्यू वाटर, ठीक है, एकदम वो यही फॉर्मूला। सी आपको पता ही है, म्यू वाटर आपको पता ही है 3 × 10⁸ म्यू वाटर 4/3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ये आसानी से आप कर लेंगे। तो ये आप न्यूमेरिकल देख रहे होंगे, एकदम ऐसे ही करना है आपको। 2 में 2 नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। और अगला प्रश्न है, इसमें आपको प्रिज्म बनाना है, वहां से शो करना है कि कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। तो आपको पता ही है कि प्रिज्म से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो 7 कलर में वो डिवाइड होती है, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। बस वही आपको दिखा देना है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। तो यही आपको बेसिकली ये 3 प्रश्न है शुरुआती जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे, सब लघु 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पे मॉडल पेपर में 8 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन आपको इसमें से 4 आपके लिए एग्जाम में आएंगे। तो एग्जाम में भी हो कि ऐसे ही प्रश्न आए। तो बस आपको यही करना है कि आपको प्रैक्टिस बहुत सारे प्रश्नों की करनी है, और लगातार हम अपने सक्सेस कर चैनल पे अपने ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आप तक सारे पेपर वगैरह सब पहुंचा रहे हैं। और जो चौथा प्रश्न है उसमें पूछा गया है जीवाश्म ईंधन क्या है और इसके 2 उदाहरण दें, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो भी मरे हुए जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो अवशेष होता है वही लंबे समय बाद, यानी कि बहुत लंबे समय बाद, मिलियन ईयर्स बाद, हजारों साल बाद वही बन जाता है ईंधन। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जीवाश्म यानी कि जीवों के अंश से बनता है, ठीक है। जीवों के अंश से ये ईंधन बनता है। तो जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद ये जब जमीन से दब के सड़े गले जो हो जाते हैं, वही अपना ईंधन बनाते हैं, जीवाश्म ईंधन जिसको बोलते हैं। और इसका सिंपल 2 उदाहरण, एक तो आप लिख दीजिए जो पेट्रोलियम उत्पाद है, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हो गए, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद। और दूसरा आप लिख लीजिए कोयला, ठीक। तो ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन हो गए। और जीवाश्म ईंधन के बारे में आपने ये भी जान लिया, बस यही परिभाषा लिख दीजिए और उदाहरण लिख दीजिए। 2 में 2 नंबर, एक भी उदाहरण, अब 2 उदाहरण यहाँ पे पूछ लिए गए हैं तो आप 2 लिख दीजिए, ठीक। और 5वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो बहुत आसान है ये प्रश्न, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी हमने ये प्रश्न किया हुआ है, आपको याद होगा। तो विद्युत विभव देखिए, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे विद्युत विभव पूछ रहा है। तो सिंपल बात है, विद्युत यानी कि चार्ज, यानी कि आवेश, ठीक है। 2 बिंदु हो गई ए और बी, और यहाँ से छोटी सी इकाई आवेश की ले जाने में जो आपको क्या लगती है, जो आपको काम करना पड़ता है, वही तो होता है विद्युत विभव। तो आप सिंपल लिख दीजिए कि किसी 2 बिंदु पर एक इकाई चार्ज को ले जाने में, ठीक है, एक इकाई चार्ज हो गया, किसी 2 बिंदु ए और बी 2 बिंदु हो गए, ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभव कहलाता है। तो आसानी से आप कर लेंगे और उसको लिख दीजिए, ये बना भी दीजिए, कुछ नहीं लगना है इसमें, 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो छठा प्रश्न है इसमें पूछा गया है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है। वाम हस्त नियम क्या होता है ये आप समझिए। तो इसमें देखिए 3 चीजें आपको याद रखनी है, हाथ के अंगूठा, ठीक, हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्य अंगुली, ठीक है। यही बस 3 चीजें याद रखनी है। इनको ऐसे रखना है कि ये क्या बन जाए, समकोण बन जाए, माने तीनों को परस्पर ऐसे रखना है कि एक समकोण बन जाए। और इसमें क्या होगा, जो तर्जनी होगी वही विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, यानी कि विद्युत इंगित करती है, ठीक है। तो तर्जनी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ये मतलब अगर हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्य अंगुली को आप समकोण में रखते हैं परस्पर, तो ये जो तर्जनी होती है, यही जो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, उसमें तर्जनी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो ये आप आसानी से कर लेंगे ये प्रश्न। बस आपको इसमें लिख देना है कि नियम क्या है, ठीक है, कुछ भी करना वरना है नहीं इसमें, बस आप नियम लिख दीजिए, ठीक। और अगला प्रश्न है कि पूछा गया किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अगर आपको याद होगा पिछले ही वीडियो में जो हमने एक प्रश्न किया था ऑब्जेक्टिव में, उसमें पूछा गया था कि चालक का प्रतिरोध इनमें से किन पर निर्भर नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक नहीं था। तो वही बस आपको यहाँ भी करना है, यानी कि 7वां प्रश्न है। तो अभी हमने बताया था क्या कि रेजिस्टेंस लिख दीजिए, प्रतिरोध बराबर रो L/A, प्रतिरोध ये हो गया, और ये हो गई आपकी लंबाई, ठीक, और ये हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यही लिख दीजिए आप।
कि अब यहाँ पे लिख दीजिएगा किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, उसमें लिख दीजिएगा चूंकि रेजिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन ए यानी कि लंबाई अपॉन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लंबाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। सिंपल है, बस यही लिख देना है आपको, ठीक। और आखिरी प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में, वो ये है 8वां कि नाभिकीय विखंडन क्या है। जैसा कि नाम से ही पता है विखंडन यानी कि खंड हो रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक एलिमेंट हो गए, कोई ऐसी प्रक्रिया कि कोई भारी नाभिक, यानी कि दो तरह की प्रक्रिया होती है, आपको पता होगा, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिकीय विखंडन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे खंड हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये यूरेनियम जो है 23592, ठीक, इसको आप मतलब जब नाभिकीय विखंडन होगा तो ये बेरियम 56 139 प्लस क्रिप्टॉन 3695, बस इतने से आप देखिए बहुत अच्छे समझ जाएंगे कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो लिख दीजिएगा आप कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें एक भारी नाभिक न्यूट्रॉन, ये भारी नाभिक न्यूट्रॉन हो गया आपका, एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके, ये न्यूट्रॉन को मान लीजिए ले लिया, भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करता है, ये भारी नाभिक है, और एक न्यूट्रॉन को ग्रहण कर लिया और ये दो खंडों विभक्त हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। और यहाँ पे आप एक चीज गौर करने वाली ये है कि आप यहाँ पे पाएंगे कि जो द्रव्यमान होता है लगभग बराबर होता है, इसको जोड़ेंगे आप तो 234 के आसपास है, 234 आएगा और 235, तो लगभग द्रव्यमान बराबर। तो बस आपको यही लिखना है कि नाभिकीय जो विखंडन है ऐसी क्रिया है, मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक, ये भारी नाभिक हो गया, देख ही रहे हैं आप, ठीक, एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करता है, न्यूट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रॉन को ग्रहण करके लगभग बराबर द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, ये हल्के हल्के नाभिक हो गए और में टूट गए, तो यही है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। इतना मतलब आप बस लिख देते हैं परिभाषा, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और बाकी ये एग्जाम्पल हमने इसलिए समझाया कि आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक। और इसमें जो फिजिक्स में, भौतिकी में जो अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी थे ये हमने डिस्कस कर लिए। अब आखिर के 2 प्रश्न हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप जितना बढ़िया लिख सकते हैं खुद से लिखिए, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ऐसा कुछ है नहीं कि जो हम आपको समझाएं, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का बाकी जो डिटेल सोल्यूशन है आपको हमारे वेबसाइट पे digitalbiharboard.in पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहां पे आप आसानी से कर लेंगे, देख लेंगे कि कैसे क्या करना है। बस अभी ये समझ लीजिए कि इसमें लिखना क्या क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको 5 में 5 नंबर मिले। ये दिया हुआ है कि धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सही बात है भाई, धारावाही जो चालक होते हैं उनके इर्द गिर्द ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बस उसी को दिखाने के लिए जो ऑस्टेड का उपयोग आपने पढ़ा है, प्रयोग, उसी को आपको लिख देना है, वर्णन कर देना है, मैंने पूरा डिस्क्राइब कर देना है। अब 6 नंबर का आप समझ ही रहे हैं, जितने अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए उतना कम है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये लिख दीजिएगा कि ऑस्टेड का नियम क्या है, ठीक। तो ये लिख दीजिएगा ऑस्टेड का नियम सबसे पहले, ठीक। तो नियम में क्या लिखना है, ये जो स्टेटमेंट दिया है वही आप लिख दीजिए थोड़ा अपने से बना के। जैसे कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही ये जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी प्रकार से किसी चालक में विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यही आप लिख दीजिए। उसके बाद से ये जो ऑस्टेड का प्रयोग जो उन्होंने किया था उसको थोड़ा इलाबोरेट करके लिख दीजिए। तो ये 9वें वाले प्रश्न का हो गया, ठीक। और 10वें वाले प्रश्न में पूछा है कि दृष्टि दोष क्या है, ठीक, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ भी आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप दृष्टि दोष क्या है इसकी परिभाषा लिखिए। इसमें जो दूर दृष्टि, निकट दृष्टि जो आती है उसको लिख दीजिएगा कि आंखों में जो समस्याएं आती हैं जिससे हम चीजों को देख नहीं पाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। तो इसको बस डिफाइन कर दीजिएगा कितने, 1 लाइन में, ठीक है। और ये दृष्टि दोष हो गया। अब दृष्टि दोष में आप लिख दीजिएगा, आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, बस यही लिखना है, दूर दृष्टि दोष। और हमने एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब कराया था तब हमने बताया भी था कि इसको कैसे याद रखें, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, निकट दूर दृष्टि दोष में परिभाषा इधर का उधर कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष में ये याद रखिएगा कि इसमें निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट का उल्टा दूर,
यानी कि इसमें निकट की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में इसमें क्या होगा, निकट की चीजें इसका दूर का नहीं दिखाई देंगी। ठीक, दूर का अपोजिट क्या होगा, निकट, यानी कि निकट की चीजें नहीं दिखाई देंगी और दूर की चीजें दिखाई देंगी। जो दोष दिया गया है वो सही है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष है यानी कि दूर की चीजें सही है, निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की चीजें सही है। बस मतलब याद करने के लिए हम बता रहे हैं, बाकी यही होता है, या कि डिफिनीशन में आप कोई गलती न करें। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको ये बताना है आपको, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। पहले तो ये बताइए इसको ठीक कैसे किया जाएगा। ठीक है, और ये हो क्यों जाता है, तो इसमें क्या होता है कि इमेज बन जाता है रेटिना के सामने। ठीक, रेटिना जो होती है उसी के सामने बन जाता है इमेज। ठीक, तो भाई रेटिना के सामने इमेज बन जाता है, तो इसको सही करना है। ठीक, तो इसको सही करने के लिए क्या लगाएंगे, ये आप लिखिए, इसको सही करने के लिए लगाएंगे अवतल लेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। ठीक, और ये जो दूसरा है दूर दृष्टि दोष, ये हमने बताया कि ये दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर का सही है भाई, नजदीक का नहीं सही है। ठीक है, जो दोष दिया है वो सही है। बाकी इसमें क्या होता है, जो इमेज बनता है रेटिना के पीछे बन जाता है। अब रेटिना के पीछे बन जाता है इमेज, तो उसको भाई बड़ा करेंगे, तो इसको लिए क्या लगाइएगा, कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। तो ये हो गया। अब आप बना दीजिए, सचित्र वर्णन करिए इसको। तो सचित्र वर्णन, ये जो डिफेक्ट हो गए इनको ये हमने लिख ही दिया, बस ये दिखा दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि सही है सब, कोई दृष्टि दोष नहीं है, तो कैसा है, अब बाकी उसको कैसे ठीक किया जा रहा है, यानी कि निकट दृष्टि दोष नहीं है और निकट दृष्टि दोष है, तो उसको कैसे ठीक किया जा रहा है, बस यही बना के आपको दिखा देना है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यही सब चीजें हैं। तो फिजिक्स यानी कि भौतिकी के जो भी प्रश्न थे बिहार बोर्ड ये जो सैंपल पेपर में, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। आने वाले वीडियो में हम बहुत जल्द आपको रसायन शास्त्र के प्रश्न लेके आएंगे, फिर जीव विज्ञान के लेके आएंगे। एक एक चीज हम आपको डिस्कस कर लेंगे बिहार बोर्ड से संबंधित, ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आप बहुत बढ़िया स्कोर कर लें। तो इसके लिए बस आपको करना ये है कि आप हमारे वेबसाइट से जुड़े रहिए, बिहार बोर्ड ऑनलाइन जो है, और डिजिटल बिहार बोर्ड से, और ये हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, सक्सेस कर्व से। बाकी जो भी अपडेट होगा हमारे चैनल पे अपडेट किया जाएगा। तब तक जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।